तो हेलो मेरे छोटे छोटे बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों। तो वेलकम टू साइंस सिंप्लीफाइड बाय सोनल में। ये आपका यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं आपको साइंस पढ़ाती हूँ क्लास 10th की। तो हम लोगों ने इससे पहले एक बेसिक क्लास कर चुके हैं जो केमिस्ट्री की है। आज हम लोग मेनली अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए आज बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। तो साइंस में कोई भी चीज बिना लॉजिक के नहीं होती है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। वैसे इस चैप्टर का जो नाम है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, वो भी बिना किसी लॉजिक के नहीं है। हम इसका नाम कुछ भी रख देते, हमने इसका नाम यही क्यों रखा, चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, इसके बाद पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। तो चलिए केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। The process by which two or more substances react each other to form a new substance in different property। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है डिफरेंट प्रॉपर्टी, मतलब कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं तो एक प्रोडक्ट बन जाता है। आप लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कंफ्यूज नहीं होइए, इसके पहले बेसिक क्लास में मैंने आप लोग को समझाया है, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। रिएक्टेंट का मतलब जो रिएक्शन करेंगी और प्रोडक्ट का मतलब जो रिएक्शन करके हमारे पास प्रोडक्ट के फॉर्म में बन के तैयार हो गया है। तो चलिए डिफरेंट प्रॉपर्टी से हम क्या समझते हैं। जब देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है, हमने सोडियम लिया हुआ है और क्लोरीन लिया हुआ है। जब आप इन दोनों की प्रॉपर्टी को अगर देखेंगे तो सोडियम जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ब्लास्ट हो जाता है। आप लोग ने सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लीजिए, इट्स इंटरेस्टिंग कि जब सोडियम को हम वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं तो बहुत ज्यादा ब्लास्ट हो जाता है, और क्लोरीन को हम एज अ वेपन यूज करते हैं। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, सोडियम की एक अपनी प्रॉपर्टी है और क्लोरीन की एक अपनी प्रॉपर्टी है, बट जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो NaCl बन जाता है। NaCl एक सॉल्ट है जो हमारे घरों में रखा हुआ है। तो देखिए कहाँ Na जो है वो वाटर से एक्सप्लोज करने वाला है और क्लोरीन जो है वेपन की तरह यूज होने वाली है, और NaCl एक नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। तो डिफरेंट प्रॉपर्टी तो हो ही गई। तो आप लोग समझ गए, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ, तो उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। उसके बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये दो चीजें मैंने फिर भी लिख दी है, पर इसके पहले बेसिक क्लास में आप लोग को बताया गया है और अच्छे से समझाया गया है। तो अच्छा रहेगा कि आप बेसिक क्लास करके इसको पढ़ें ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। फिर भी चलिए बता देती हूँ रिएक्टेंट क्या है। जैसे Na और Cl है, ये क्या है रिएक्टेंट, और NaCl जो हमारे पास बन के तैयार हुआ है, ये क्या है प्रोडक्ट। जैसे सोडियम और क्लोरीन जो है, ये क्या है हमारे पास रिएक्टेंट, और जो सॉल्ट बना ये क्या है प्रोडक्ट। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। केमिकल सब्सटेंस विच रिएक्ट आर डिसअपियर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ रिएक्टेंट। मतलब कि जब केमिकल रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, डिसअपियर होता जाएगा, यूज होता जाएगा। जैसे कि आप लोग अगर NaCl बनाएंगे और सोडियम और क्लोरीन का यूज करेंगे तो जिस चीज का हम लोग यूज करेंगे वो चीज खत्म होती जाएगी। लाइक मैंने पिछली क्लास में आपको आटा और रोटी का एग्जाम्पल दिया था। जैसे हमारे पास आटा और पानी डाला उसमें हमने, तो वो क्या बन गया हमारा रिएक्टेंट बन गया, और जो हम रोटी बना रहे हैं वो क्या है प्रोडक्ट है। तो अगर हम रोटी बनाते जाएंगे तो आटा गूथा हुआ जो आटा है वो खत्म हो जाएगा, ऑफकोर्स खत्म होगा, बनेगी रोटी। तो वैसे ही जो रिएक्टेंट है वो हमारा हुआ आटा, और रोटी क्या हुई प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बनता जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और रिएक्टेंट यानी आटा हमारा क्या होगा खत्म होता जाएगा। वैसे ही प्रोडक्ट केमिकल सब्सटेंस विच आर फॉर्म आर अपीयर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड इन प्रोडक्ट। मैंने बताया जैसे कि रोटी बनती जाएगी, जितनी ज्यादा हम उसे बनाते जाएंगे वैसे वो बनती जाएगी, वैसे ही प्रोडक्ट क्या होगा फॉर्म होता जाएगा और रिएक्टेंट डिसअपियर होता जाएगा। जैसे एग्जांपल में AgNO3 है और NaCl है, तो इसमें क्या हो रहा है
AgNaCl बनता जा रहा है, सिल्वर क्लोराइड बनता जा रहा है और NaNO3 भी बन रहा है। तो NO Na3 इसमें मेन प्रोडक्ट है और ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। आई होप आप लोग को समझ आ रहा है। उसके बाद आप लोग ने केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या बन जाता है, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है, हमको प्रोडक्ट मिल जाता है। इसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टी का होना चाहिए। इसके बाद आप लोग के मन में ये क्वेश्चन होना चाहिए, मैम हमने किसी चीज से रिएक्शन कराई, मीन्स मैंने HCl लिया, मैंने क्लोरीन लिया और इनका रिएक्शन कराया। रैंडम उठा रही हूँ, आप लोग ये मत करिएगा कि इनका रिएक्शन नहीं होता। जैसे Zn ले लीजिए, AgNO3 ले लीजिए, हम लोग ने इनका रिएक्शन कराया, तो मैम हम कैसे जानेंगे कि हमारी रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, या प्रोसेस हो रही है, या फिर हमने कुछ गलत कर दिया। कुछ तो इंडिकेशन होना चाहिए, आइडेंटिफाइड करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। आइडेंटिफाइड जैसे आइडेंटी कार्ड होता है हमारे पास स्कूल आईडी के लिए, तो वैसे ही तो कुछ होना चाहिए मैम, सिग्नल होना चाहिए जिससे हम जान सके कि हमारी प्रोसेस हो रही है या नहीं हो रही है। तो वैसे ही हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, मतलब हम कैसे जाने कि हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो सबसे पहले है चेंज इन स्टेट, यानी कि स्टेट का चेंज हो जाना, जैसे गैस का लिक्विड में चेंज हो जाना, लिक्विड का गैस में चेंज हो जाना, सॉलिड का लिक्विड का गैस में चेंज हो जाना, सॉलिड का गैस में चेंज हो जाना, सॉलिड का लिक्विड में चेंज हो जाना, ETC। ठीक है। और उसके बाद है चेंज ऑफ कलर, यानी ब्लू से ब्लैक हो जाना, ब्लू से पिंक से रेड हो जाना, इट्स अ ETC। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कि उसमें कोई स्मेल आने लगना, कोई गैस का इवोल्यूशन हो जाना, जैसे H2 का बन जाना, जैसे O2 का बन जाना, हाइड्रोजन का बन जाना, ऑक्सीजन का बन जाना और नाइट्रोजन का बन जाना, ETC। हमारे आपके सिलेबस में ऐसी बहुत सारी रिएक्शन होगी जिसमें आप O2 बनाएंगे, जिसमें आप हाइड्रोजन बनाएंगे, जिसमें आप NO2 बनाएंगे, ETC। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो जाना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बच्चों के पास बहुत होता है, मैम ये प्रेसिपिटेट क्या है। प्रेसिपिटेट उसे कहते हैं जो, जैसे हम कोई रिएक्शन कराते हैं तो हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, लाइक ये, तो ऐसी टेस्ट ट्यूब आप लोग ने देखी होगी, नहीं देखी है तो देखने को आपको जरूर मिल जाएगी। ऐसे हम जो कोई टेस्ट ट्यूब लेंगे तो इसमें जब हमने कोई अपना टेस्ट ट्यूब में जब हमने कोई अपना रिएक्टेंट डाला है, तो रिएक्शन होने के बाद बेस पे टेस्ट ट्यूब की कुछ सब्सटेंस क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में कुछ सब्सटेंस कलेक्ट हो जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट। टेस्ट ट्यूब, जब आप, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, आपने इसमें अपना जो भी है रिएक्टेंट वो डाला हुआ है, उसके बाद आपने इसे रिएक्शन कराया हीट करके या फिर मिक्स करके, इसके बाद ये टेस्ट ट्यूब के बेस पे क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में जो भी रिएक्शन के बाद बना प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, वो नीचे क्या हो जाएगा, सॉलिड में पाउडर लाइक सब्सटेंस नीचे सेट हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। आप बहुत सारी अभी प्रेसिपिटेट पढ़ेंगे, जैसे व्हाइट प्रेसिपिटेट, जैसे येलो प्रेसिपिटेट, आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए, हमने ये 5 स्टेट तो पढ़ लिया, 5 कैरेक्टर पढ़ लिए, पर इनको और अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे चेंज इन स्टेट, सबसे पहले है CO और H2, इसे लिया तो हमने इसे अल्कोहल, इसको थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, ये अल्कोहल है, ये गैस नहीं है, तो आप यहाँ मिस प्रिंट हो गया है मुझसे, तो आप यहाँ लिक्विड कर लीजिएगा। और इसके बाद आप देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बना रहे हैं, यानी वाटर बना रहे हैं। उसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं चेंज इन कलर। अब क्या पढ़ेंगे, कलर का चेंज होना। जैसे कि अगर हम आयरन और CuSO4 कॉपर सल्फेट का अगर हम रिएक्शन कराते हैं
तो FeSO4 बन जाता है और Cu निकल जाता है। तो FeSO4 जो होता है वो लाइट ग्रीन का होता है, जैसा मैं अभी पेन यूज कर रही हूँ ऐसा लाइट ग्रीन का होता है। और जो कॉपर सल्फेट होता है ये आपको ब्लू कलर का देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए आप इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कि गैस का फॉर्मेशन होगा, जैसे कि अगर आप H2O को यानी वाटर को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में यानी आप उसे करंट देकर उसे ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसें देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का चेंज आना, यानी चाहे टेम्परेचर बढ़ जाए और चाहे घट जाए। तो टेम्परेचर का बढ़ना और घटना इट्स अ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इसमें है हमने क्या लिया है, क्विकलाइम लिया है यानी NaO लिया है, फिर हमने लिक्विड में वाटर लिया है H2O लिया है। इसे हम इसमें वाटर को हम धीरे धीरे ऐड करते हैं, ऐड स्लोली यानी धीरे धीरे ऐड करते हैं, ना हम पूरा एकदम डालते हैं ना हम इकट्ठा सारा डालते हैं। हम कैसे करते हैं, धीरे 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 इस क्विकलाइम में वाटर को ऐड करते हैं। उसके बाद ये रिएक्शन कर लेता है, Ca होल ट्वाइस OH का बन जाता है। इसके बाद इसे कहते हैं स्लेक लाइम और इसमें हीट भी निकलता है। तो हीट निकलता है मतलब ये एक्सोथर्मिक है। क्या है, एक्सोथर्मिक। ये आप लोग देख लीजिए एक्सोथर्मिक है, जिसमें हीट रिलीज हो उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सो से याद करिए, एग्जिट मैंने बताया था, तो एक्सो से हीट निकल रही है। इसके बाद हम इसका यूज किस में करते हैं, व्हाइट वॉश में करते हैं। इसके बाद ये जो CaCO3 है ये शाइनी व्हाइट कलर का होता है, लाइम स्टोन कहते हैं, और इसका यूज मार्बल में करते हैं। इसका ये मार्बल ही है जो आप लोग घरों पे या ताजमहल पे मार्बल्स है व्हाइट कलर का शाइनी, वो यही है CaCO3। इसके बाद हम फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मैंने अभी प्रेसिपिटेट के बारे में आपको बताया, चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं। ए सब्सटेंस विच इज सेटल डाउन आफ्टर द रिएक्शन इन सॉलिड फॉर्म। मैंने बताया टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन के बाद टेस्ट ट्यूब के नीचे बेस पर ये सेट हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं, सॉलिड फॉर्म में होता है ये, इसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। जैसे कि देखिए आप Na2SO4 और BaCl2 की रिएक्शन कराएंगे तो हमें BaSO4, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, BaSO4 व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है इसका कलर। ये टेस्ट ट्यूब जब ये रिएक्शन कराते हैं तो टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ BaSO4 बनता है जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। किस कलर का, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। आप लोग ये रिएक्शन याद रखिएगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी पे दिया हुआ है। इसके बाद अब हमने पढ़ लिया केमिकल रिएक्शन क्या होती है। आई होप आप लोग को समझ आया हो, पर भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेते हैं, वो भी डिफरेंट प्रॉपर्टी का, तो उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाइड करने के लिए हमारे पास 5 क्राइटेरिया है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैस ETC। ओके, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट था और उसके बाद अब पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन। चलिए केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं। अब हमने अपने चैप्टर का एक पार्ट पढ़ लिया, वो क्या था, केमिकल रिएक्शन, और उसके बाद एंड इक्वेशन लिखा हुआ है। तो एंड इक्वेशन को समझते हैं कि इक्वेशन है क्या। तो केमिकल इक्वेशन क्या है अब ये समझते हैं। तो ए केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन विच फॉर्म ऑफ सिंबल्स ऑफ द फॉर्मूला। यानी कि अगर इसके पहले अगर हमको हाइड्रोजन लिखना था तो हमें HYDO ऐसे स्पेलिंग लिखनी थी, मतलब वर्ड्स में लिखना था। बट अब हम क्या करेंगे, सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। आप लोग समझ रहे हैं।
जब केमिकल रिएक्शन को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं सिंबल्स के थ्रू, इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। हमारे पास एग्जांपल है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और इससे बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये Mg और O2 क्या है? रिएक्टेंट है, और ये रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, मतलब कि हमारे पास क्या बन गया? प्रोडक्ट। आप लोग देख रहे हैं हम मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और प्रोडक्ट को MgO से, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप लोग जो मैं बोल रही हूँ इनको याद करने की कोशिश करिए कि MgO को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, और Mg को मैग्नीशियम कहते हैं, और O2 को हम ऑक्सीजन कहते हैं। उसके बाद एडवांटेज ऑफ द केमिकल इक्वेशन, यानी कि हम केमिकल इक्वेशन का यूज क्यों करें। आखिर जब हम कोई चीज करते हैं तो कोई तो रीजन होना चाहिए। जैसे हम घूमने जाते हैं तो हम क्यों घूमने जाते हैं? क्योंकि हमको अच्छा लगता है। हम जब बाहर जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, मजा आती है, इसीलिए तो हम केमिकल इक्वेशन का यूज क्यों करें? हमारे पास तो केमिकल रिएक्शन है, रिप्रेजेंटेशन करने में क्या मजा। तो चलिए हम पढ़ते हैं, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इट्स मेक इजी टू स्टडी फॉर द रिएक्शन विद अ सिंगल, मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये लिखने में इजी लगता है, ये लेस टाइम है और एफर्ट भी कम लगता है। ये लेस टाइम रिक्वायर्ड करता है और एफर्ट भी बहुत कम लगता है। स्टडी को इसे केमिकल रिएक्शन को पढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन आल्सो विच अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट। ये क्या करता है? कभी कभी एडिशनल जो है इंफॉर्मेशन नहीं देता है, कुछ टाइम में नहीं दिया करता है केमिकल रिएक्शन की। इसका कह सकते हैं एडवांटेज ही है कि जितना है उतना ही हमें बता देता है, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। देखिए Mg और O2 लिखा हुआ है और MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये हमें बता ही तो रहा है, ये प्लस का साइन, ये एरो का साइन यही तो बता रहा है कि इधर रिएक्शन हो रही है और इधर प्रोडक्ट बनके तैयार हो चुका है। इसके बाद इट इज अ यूनिवर्सल इज रिस्पेक्ट ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेज, यानी कि इसमें किसी लैंग्वेज की रिक्वायर्ड नहीं है, ये सिंबॉलिक है तो साइंस सबको ही समझ जाते हैं। इसके बाद यूनिवर्सल है कि क्योंकि जैसे कि हम लोग अपने साइंस स्टूडेंट हैं, कोई मैथ्स से होगा, कोई बायो से होगा, तो वैसे ही जैसे अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि आप लोग नॉर्मल जो बायो के स्टूडेंट होंगे, अभी आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखिए आम का साइंटिफिक नेम होता है, मेढक का साइंटिफिक नेम होता है। साइंटिफिक नेम क्यों होता है? आप लोग ने कभी सोचा? नहीं। तो बताती हूँ साइंटिफिक नेम क्यों होता है। जैसे कि हमारे यहाँ मेढक को मेढक कहते हैं, किसी और स्टेट में मेढक को कुछ और कहा जाता है। जैसे थोड़ा थोड़ा एरिया बदलता है वैसे वैसे लोगों की लैंग्वेज भी बदल जाती है। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने एक साइंटिफिक नेम रखा कि कहीं भी जाइए, विदेश जाइए या भारत में रहिए, कहीं भी आप इस चीज को अगर पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो आप इसे क्या करेंगे? साइंटिफिक नेम से ही जानेंगे। जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका is the scientific name of a mango and Rana tagrina scientific name is a frog। सो क्या होगा? इनके साइंटिफिक नेम से हम बाहर भी इनको जान सकते हैं कि हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, हम किसी दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं। वैसी ही केमिकल इक्वेशन है कि ये क्या करता है? यूनिवर्सल है, हर जगह यही चलता है। एक बार थोड़ा सा लैंग्वेज इशू हो सकता है पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कोई इशू नहीं होता है। उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग। बैलेंस कैसे करें? बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब आप लोग बोल सकते हैं मैम बैलेंस क्यों करें? जैसे कि आप लोग देखेंगे एक झूला है, अगर शीशा जो झूला आता है एक साइड इधर बैठता है एक साइड इधर बैठता है, तो जो शीशा आता है तो उसमें क्या होता है? अगर इधर साइड वजन ज्यादा हुआ तो इधर वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, और इधर वाला वजन ज्यादा है तो इधर वाला व्यक्ति ऐसे ही रह जाता है। हमें क्या करना है? अगर दोनों को बैलेंस करना है तो दोनों का वेट क्या होना चाहिए? लगभग लगभग इक्वल होना चाहिए, तभी ये करेगा तो ये होगा, ये करेगा तो ये होगा। वैसे ही हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हम आपको बताएंगे। बैलेंसिंग the equation having equal number of atom on react as well as product side is called in a balanced equation। यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों ही जगह
नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। इसका क्या मतलब मैम? यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे रिएक्टेंट के एटम्स का नंबर और कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में एटम्स का नंबर इक्वल होना चाहिए। जैसे कि आपके साथ टूर, जैसे आप लोग स्कूल टूर पे तो गए ही होंगे, तो जैसे कि जितने बच्चे स्कूल से जाते हैं उतने ही बच्चे वापस आने चाहिए। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स। सो वैसे इस रिएक्शन में होता है कि जितने बच्चे गए हैं, जितने बच्चे पार्टिसिपेट हो रहे हैं, उतने बच्चों का रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। वैसे ही इसमें होता है कि इसमें जितने लोग रिएक्टेंट हैं उतने ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले एक पढ़ते, Zn है हमारे पास और H2SO4 है, और ये क्या बन गया? प्रोडक्ट में बन गया ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में चली गई। ये साइन का मतलब सबसे पहले बता देती हूँ। आपके पास एक साइन ये बनता है, इसका मतलब है रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर कभी ऐसा ऊपर की तरफ एरो बना होता है, इसका मतलब होता है कि जो गैस बनी है वो एटमॉस्फेयर पे जा रही है। और अगर ये एरो नीचे की तरफ बना होता है तो ये प्रेसिपिटेट का साइन होता है कि प्रेसिपिटेट बना है। चलिए, तो Zn जो है इस साइड रिएक्टेंट साइड 1 है, और इधर देखिए इधर भी 1 है, और इधर देखिए हाइड्रोजन जो है 2 है, और इधर भी देखिए हाइड्रोजन कितना है? 2 है। आप लोग इक्वल करते रहिएगा। सल्फर देखिए, सल्फर इधर कितना है? 1 है। सल्फर देखिए इधर 1 है कि नहीं? उसके बाद इधर देखिए ऑक्सीजन जो है 4 है, और इधर ऑक्सीजन देखिए 4 है। तो अगर आप लोग देखें तो इधर 1 2 1 4 और इधर 1 1 4 2, देखिए दोनों जगह डिजिट सेम है कि नहीं? तो ये क्या हुआ? बैलेंस हुआ। क्या हुआ? बैलेंस। आप लोग बैलेंसिंग समझ गए हैं, मतलब दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड हमको क्या करना है? इक्वल करना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड का हमको रूल फॉलो करना है, बस इतनी सी बात है, सिंपल। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे आगे। अब हमने बैलेंसिंग सीख ली, तो अब अनबैलेंसिंग भी सीख लेते हैं। हमने बैलेंस करना सीख लिया तो अनबैलेंस करना भी सीख लेते हैं। तो अनबैलेंसिंग क्या है मैम? अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या है? इक्वेशन हैविंग अनइक्वल नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड आर कॉल्ड इन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। यानी ये बैलेंस इक्वेशन का अपोजिट है। जैसे कि उधर बैलेंसिंग इक्वेशन में क्या होना चाहिए था? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ साइड इक्वल होना चाहिए था। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड होना चाहिए था, पर इसमें क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होता है। जैसे कि देखिए आप लोग Fe यहाँ पे देखेंगे तो 1 है, इधर Fe देखिए 3 है, पहला ही अनबैलेंस हो गया। उसके बाद H2 देख लीजिए, यहाँ पर कितना है? 2 है, और यहाँ भी 2 है। हाइड्रोजन तो बैलेंस है। और अगर ऑक्सीजन देखें तो इधर 1 है और इधर कितना है? 4 है। तो ये भी क्या हो गया? अनइक्वल। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। जो मैंने ये साइन बनाया ये अनइक्वल का है। जब आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अनइक्वल राइट हैंड और साइड, यहाँ एस बना लीजिएगा, साइड। आप ऐसे क्या करेंगे? रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इसको अनबैलेंस इक्वेशन को इट इज कॉल्ड अ स्केलेटन ऑफ द केमिकल इक्वेशन। इसे स्केलेटन बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिफरेंट कलर से शो कर दिया है। उसके बाद एक क्वेश्चन है जिसे मैंने लिख दिया है आपको। इट्स अ क्वेश्चन फॉर्म में मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप इसे पढ़ें और इंटरेस्टिंग तरीके से आप इसे सीखें। तो सबसे पहली क्वेश्चन है, व्हाई एवरी इक्वेशन शुड बी बैलेंस। आपके मन में भी इक्वेशन मतलब क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम हम हर इक्वेशन को बैलेंस क्यों करें। आप लोग को पता होना चाहिए कि जब आप कोई इक्वेशन लिखते हैं तो आपको उसे बैलेंस करना इट्स इम्पॉर्टेंट। जब किसी भी रिएक्शन को कराते हैं तो क्या करना चाहिए? बैलेंसिंग सबसे पहले की जाती है। तो इसीलिए आप ये क्वेश्चन होना चाहिए कि हम हर इक्वेशन को बैलेंस क्यों करें। तो क्यों करें इसका मैं आंसर दूंगी।
is as in unbalanced equation, number of atom on reactant or product side are unequal, due to which unbalanced equation do not follow law of conservation of the mass. What that is why every equation must be balanced. अब आप लोग मैम इंग्लिश मत बोलिए मैम, समझाइए तो चलिए सुनिए। अनबैलेंस इक्वेशन में मैंने आपको बताया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ साइड क्या होता है, अनइक्वल होता है, और बैलेंस इक्वेशन में बताया कि बोथ साइड क्या करना है, इक्वल रखना है। वैसे ही ये बोल रहा है कि जो अनबैलेंस होता है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल फॉलो नहीं करता। अब मैम ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? ये बहुत बड़ा लग रहा है। बड़ा नहीं, इट्स इजी। जितना नाम बड़ा है उतना इसके दर्शन छोटे हैं। मतलब इसकी डेफिनेशन इतनी याद रखनी है कि मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। मींस मतलब कि ना तो मास को बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इट्स अ रूल ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब कोई चीज किसी इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं तो हम वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल फॉलो करते हैं, और जब कोई अनबैलेंस होता है तो वहां पर हम लोग यही डिसाइड करते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो आप लोग समझ गए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रूल को फॉलो करने के लिए हम लोग इसको इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आप लोग से कोई भी पूछ सकता है, तो इट्स बेसिक। सो आप लोग थोड़ा इसे समझ लीजिए और इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने इसका पहले थोड़ा सा बोला एक्सोथर्मिक। सो आप लोग ऐसे याद रखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपकी साइंस में दो रिएक्शंस है। कौन कौन सी? सबसे पहले है एक्सो और उसके बाद है एंडो। मैम ये क्या है? अब मैं बैठी हुई हूँ तो आपको बताने के लिए ही बैठी हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सो और एंडो को। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आप लोग जब कहीं जाते हैं मॉल या कहीं भी, तो आप लोग देखते हैं वहां दो गेट होते हैं। दो गेट, एक आने का और एक जाने का। तो सबसे पहले जो आने वाला गेट होता है वहां लिखा होता है एंटर, आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। और एक दूसरा गेट होता है वहां लिखा होता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब है आप ये बाहर जाने वाला गेट है। तो आप एक्सो से ये याद रखिए, एग्जिट। क्या याद रखेंगे? एग्जिट। आप लोग एग्जिट और एक्सो में देखिए थोड़ा सा इक्वल है, सिमिलैरिटी है। तो एक्सो और एग्जिट से आप याद रखिए बाहर निकलना, एग्जिट। तो इसमें एक्सोथर्मिक में क्या होता है? इसमें हीट क्या होती है? एनर्जी जो है रिलीज होती है। क्या होती है? रिलीज होती है। लाइक द रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ हीट टेक प्लेस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। यानी इस रिएक्शंस में क्या होता है? हीट लॉस होता है, तो उसे क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। क्या होता है? एक्सोथर्मिक। जैसे कि हमारे पास है CaO और लिक्विड वाटर, तो इसमें क्या बन गया? CaOH का होल ट्वाइस, और ये देखिए हीट निकल गई, सबसे बड़ा ये हीट निकली। ये हीट जो निकली इसी को बोल दिए एक्सोथर्मिक। जैसे अभी कुछ समय बाद ठंड आएगी तो आप लोग आग जलाएंगे और इससे क्या होगा? आपका एनवायरनमेंट गर्म होगा। तो क्यों क्या गर्म हो जाता है? इसलिए गर्म हो जाता है क्योंकि वो आग क्या कर रही है? हीट रिलीज कर रही है। क्या कर रही है? हीट रिलीज कर रही है। तो देखिए ये आग है और ये क्या कर रही है? हीट इधर रिलीज कर रही है, इसलिए आपके चारों तरफ क्या हो जाती है? गर्मी हो जाती है, गर्माहट आ जाती है। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक। क्या पढ़ेंगे? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है? एक्सो का थोड़ा अपोजिट होता है। वो रिलीज करता था, ये ऑब्जर्व करेगा। एंडो मतलब अंदर, ये क्या करेगा? हीट को अंदर लेगा। जैसे रिएक्शन इन विच हीट इज ऑब्जर्व इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। ये क्या करेगा? हीट को ऑब्जर्व करेगा। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास NaCaCO3 और इसमें हमने यूज किया हीट। जब हम इसमें हीट का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? CaO और CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा।
एक सिंपल एग्जांपल के साथ मैं बताती हूँ। आप अभी आइस आप लोग के घर पे होगी, आप लोग इसका यूज भी कर सकते हैं। तो आइस निकालिए और देखेंगे आप कि आपके फ्रिज में के अंदर जो आइस है वो मेल्ट नहीं हो रही है, पर जैसे ही आप उसे बाहर निकाल कर रख देंगे तो वो कुछ समय बाद मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देगी, मेल्ट होने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ क्या है, हीट है, तो वो हीट को अब्सॉर्ब करने लगेगा और लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। तो आवर सराउंडिंग की हीट्स को क्या कर रहा है, ऑब्जॉर्व कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑब्जॉर्व कर रहा है। इसीलिए क्या हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस। मैंने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक इसके बीच का डिफरेंस लिख दिया है ताकि इजीली आप लोग को समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, मैंने बताया इंडो का मतलब अंदर, यानी हम हीट क्या करेंगे, ऑब्जॉर्व करेंगे। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन आर केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट ऑब्जॉर्व हीट एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू फ्रॉम प्रोडक्ट, यानी कि अपने सराउंडिंग से चारों तरफ से वो हीट को क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा। क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा और अपनी प्रोसेस को स्टार्ट रखेगा। उसके बाद है एक्सो। एक्सो से मैंने बताया एग्जिट, याद रखिए, बाहर निकलना। तो इसमें क्या होगा, हीट बाहर निकलेगी। द एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन विच द एनर्जी इज रिलीज इन फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। ये क्या करता है, लाइट या हीट के फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। किसको, एनर्जी को रिलीज करता है। उसके बाद एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ हीट। जो एंडोथर्मिक है इसमें जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में होती है। और एनर्जी इज रिलीज हैज, जो एक्सोथर्मिक है वो एनर्जी कैसे रिलीज करता है, हीट के फॉर्म में रिलीज करता है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में रिलीज करता है, लाइट के फॉर्म में रिलीज करता है और साउंड के फॉर्म में भी रिलीज करता है। किसमें किसमें, हीट में, इलेक्ट्रिसिटी में और लाइट में और साउंड में। किसमें, लाइट में, साउंड में, इलेक्ट्रिसिटी में, हीट में। समझ आ गया। उसके बाद सराउंडिंग गेट कूल्ड। इंडोथर्मिक में सराउंडिंग क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। जैसे अभी बताया कि बर्फ आप निकाल के रखिए, उसके बाद क्या होगा, वो मेल्ट होने लगेगी क्योंकि उसने अपने चारों तरफ की क्या की, एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया है। तो अगर किसी ने चारों तरफ की हीट को ले लिया है तो उसके चारों तरफ कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो वैसे ही इसकी सराउंडिंग क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। वैसे ही एक्सोथर्मिक की क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, वार्मर हो जाती है। मतलब जैसे मैंने बताया था, आग जलाते हैं तो क्या होता है, चारों तरफ गर्माहट हो जाती है। वैसे ही इसके सराउंडिंग में क्या हो जाती है, गर्मी हो जाती है, वार्मर हो जाता है। प्रोडक्ट हैव मोर एनर्जी देन द रिएक्टेंट। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट ज्यादा एनर्जी का होता है और इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट हैव लेस एनर्जी देन रिएक्टेंट। जैसे कि आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट है वो कम एनर्जी का होता है देन रिएक्टेंट। जैसे कि आप देख लें कि आग जलाते हैं तो उसकी आग जो होती है वो ज्यादा पावरफुल है, बल्कि जो आग जलने के बाद राख बनता है उसमें कोई भी हीट नहीं होती है, उसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं होती है। तो वैसे ही कह रहे हैं कि जो रिएक्टेंट है, जो आग है, वो ज्यादा पावरफुल है, बल्कि जो राख है, जो आग जलने के बाद जो राख बनी उसमें किसी भी प्रकार की हीट नहीं होती है। उसके बाद हम पढ़े तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट इज लोअर देन ऑफ द प्रोडक्ट। जो एंथैल्पी है रिएक्टेंट की वो लोअर होती है प्रोडक्ट से, और इसमें एंथैल्पी है जो रिएक्टेंट की वो हायर होती है प्रोडक्ट से। फिर इसकी चेंज ऑफ एंथैल्पी जो है एंडोथर्मिक की वो पॉजिटिव होती है और चेंज ऑफ एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव होती है एक्सोथर्मिक की। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपकी एनसीईआरटी पे दिया हुआ है। उसके बाद आप लोग एग्जाम्पल, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल किसके, एंडोथर्मिक के। सबसे पहले मेल्टिंग ऑफ आइस। मैंने इतनी बार इस प्रोसेस का जिक्र किया तो आप लोगों को आ ही गया होगा। फिर उसके बाद इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, कुकिंग और गैस मॉलिक्यूल फोटोसिंथेसिस आर फ्यू एग्जांपल्स। यानी कि ये जो फोटोसिंथेसिस आप देखिए,
फोटोसिंथेसिस हम पढ़ते हैं जब बायो में, हम तो क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें क्या होती है, जो सन की एनर्जी है वो प्लांट क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, क्या करते हैं, ले लेते हैं, इससे ले लेते हैं और अपना खाना बनाने की प्रोसेस को करते हैं। तो वैसे ही ये क्या है, सन की एनर्जी लेते हैं, क्या करते हैं, सन की एनर्जी लेते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हीट को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट को अब्सॉर्ब कर रहे हैं। आइस मेल्टिंग, इवेपोरेशन आप लोग जानते ही हैं, कुकिंग गैस मॉलिक्यूल, ये सब क्या है, एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक के रिएक्शन। सबसे पहले एक्सोथर्मिक में है रेस्टिंग ऑफ आयरन, केमिकल बॉन्ड्स और न्यूक्लियर फिजन इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे कि केमिकल बॉन्ड, मैं सबसे पहले आपको बता दूं केमिकल बॉन्ड से कैसे एनर्जी मिलती है, इसका कैसे मिलेगी ये बता देती हूँ। आप लोगों ने एटीपी का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो भी मैं बता देती हूँ। जो एटीपी होती है इसको हम लोग एनर्जी करेंसी बोलते हैं बायो स्टूडेंट में। मेरा बायो है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो एटीपी है वो क्या है, एनर्जी करेंसी है। यानी इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में एटीपी बनती है जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है, रिक्वायर्ड होती है, तो वो एटीपी क्या करता है, अपने बॉन्ड तोड़ता है। वो कैसे तोड़ता है मैं बताती हूँ। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ट्राइफॉस्फेट मतलब इसमें 3 फास्फोरस के बॉन्ड होते हैं एटीपी में। तो इसमें से हम जब 2 बॉन्ड तोड़ते हैं तो हमें बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है, पर तीसरा बॉन्ड जो होता है वो हम लोग मेनली नहीं तोड़ते हैं। क्यों नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि उससे हमें एनर्जी ज्यादा लग जाती है, उतनी मिलती नहीं है, इसलिए हम 2 ही बॉन्ड तोड़ना प्रेफर करते हैं और 2 बॉन्ड तोड़ने पर हमें एनर्जी मिलती है। तो वैसे ही कह रहा है कि केमिकल बॉन्ड्स को जब हम तोड़ेंगे तो हमें एनर्जी मिल जाएगी। आई होप आप लोग को समझ आ गया है, और आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा जरूर, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपको मेरा पढ़ाना कैसे लगा मुझे कमेंट पे बताइएगा, अपने फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा, मैं और कैसे अच्छा कर सकती हूँ अपने कंटेंट को, अपने पढ़ाने के स्टाइल को आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं उतना ही अपने आप पर सुधार करूंगी, उतना ही अच्छा काम करूंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब साइंस सिंप्लीफाइड बाय सोनल में, आपकी सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ूंगी। प्लीज सपोर्ट मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।